तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का मनोज एकेडमी में। बात करेंगे पर्यावरण शिक्षण अध्ययन की और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से शुरू करते हैं और आज से शुरू करते हैं बिल्कुल नई शुरुआत। ठीक है, नई ऊर्जा के साथ नई शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहेगा अपना और ईमानदारी के साथ बताना होगा लास्ट में आप लोगों का स्कोर कितना रहा, क्लास आप लोगों की कैसे लगी आप लोगों को बताना होगा। और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक, लेट्स स्टार्ट। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम? ठीक है, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कि इकोसिस्टम की डियर परिभाषा क्या है। तो देखिएगा साथियों, इकोसिस्टम की परिभाषा क्या होती है। आंसर क्या हो जाएगा? देखो कि परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान पर अजीवीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, या फिर जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो क्वेश्चन संख्या देखो बात करेंगे प्यारे साथियों 121 नंबर की। आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या 4 कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, इसी को साथियों इकोसिस्टम कहा जाता है। क्या? इसी को साथियों इकोसिस्टम कहा जाता है। आगे प्यारे साथियों बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर है कि सुमेलित आप लोगों को करना होगा। प्यारे साथियों 122 नंबर की बात करेंगे, सुमेलित कीजिएगा, फटाफट से सुमेलित करो। तो नोकरेक केरल, मानस असम, दिहांग दिबांग मेघालय, अगस्तमलई अरुणाचल प्रदेश। प्यारे साथियों देखो बात करेंगे 122 नंबर की। नोकरेक कहाँ पर है? मेघालय। नोकरेक मेघालय, यानी कि पहले की बात करेंगे, पहले का हो जाएगा तीसरा। ठीक है, पहले का हो जाएगा साथियों तीसरा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा, पहले का तीसरा है। वेट, हाँ बिल्कुल पहले का हो जाएगा साथियों तीसरा। नोकरेक मेघालय और मानस असम। ठीक है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश आप लोग जानते होंगे। और अगस्तमलाई की बात करेंगे, वेट करना भाई, यहाँ पर हमने टिक गलत कर दिया क्या? सॉरी फॉर दैट अगेन, कि नोकरेक मेघालय। ठीक, मानस असम में। ठीक है, चलिए दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, अगस्तमलाई की बात करेंगे तो केरल होगा, है ना। इस प्रकार से आप लोग देखते हैं, इस प्रकार से साथियों आप लोग देखते हैं कि 122 नंबर की बात करेंगे तो आंसर देखो हमारा क्या हो जाएगा साथियों। 122 नंबर की बात करेंगे डियर, आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या 4, पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला, यानी कि ऑप्शन संख्या डी में यहाँ पे हमारा राइट आंसर अच्छे ढंग से दे रखा है। ठीक है, आगे प्यारे साथियों बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा साथियों बात करेंगे 122 नंबर की, सॉरी 123 नंबर की और 124 नंबर की। 122 अभी अपन ने डिस्कस किया है और बात करेंगे 123 नंबर की और 124 नंबर की। चलिए, कि निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? साथियों ऑस्ट्रेलिया को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। किसको? ऑस्ट्रेलिया को मेगा डाइवर्स के देश के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पृथ्वी पर पाए जाने वाली लगभग सभी प्रजातियाँ उपलब्ध हैं और यहाँ पर जो है ना सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता की बात करेंगे साथियों, जैव विविधता 22 मई को दिवस माना जाता है, जैव विविधता दिवस। ठीक, आगे बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 124 नंबर की। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो 124 नंबर की बात करेंगे साथियों, खाद्य जाल ही कहा जाएगा डियर, और क्या कहा जाएगा साथियों? खाद्य जाल कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? तो फाइनली देखो आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, यानी कि 3 ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें क्या? चलो आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा है 125 और 126। बिल्कुल ईमानदारी के साथ सेशन को लाइक कर दीजिएगा और सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। लाइक के साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा। टारगेट रखेंगे भाई, अगर मैं बात करता हूँ लाइक की बात करेंगे 200 प्लस टारगेट रखेंगे। बस आज हम 200 प्लस लाइक रखेंगे टारगेट, तो देखते हैं कितने साथी कर पाते हैं। और तेजी के साथ लाइक भी करना होगा आप लोग को। तो देखिएगा मनुष्य किस प्रकार का उपभोक्ता है,
आप लोग जानते होंगे मनुष्य क्या क्या खा लेता है, शाकाहारी, मांस भी खा लेता है ना। तो आप लोग जानते होंगे 125 नंबर की बात करेंगे, मनुष्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है ना। तो देखिएगा, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मनुष्य को कहा जाता है सर्वभक्षी उपभोक्ता, सर्वभक्षी उपभोक्ता कहा जाता है, और मानव पोषण स्तर 4 का सदस्य है, ठीक है। और इसे सर्वहारी की संज्ञा दी गई है। सर्वहारी की संज्ञा किसको दी गई है, मनुष्य को दी गई है। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पे हमारा हो जाएगा थर्ड, सॉरी ऑप्शन संख्या 1 हो जाएगा। 125 नंबर की बात करेंगे, सर्वभक्षी यहाँ पर हमारा राइट आंसर अच्छे ढंग से हो जाएगा। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया गया था, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 1973 में मनाया गया था। साथियों 1973 किस में दे रखा है, ऑप्शन संख्या 1 में दे रखा है। तो भाई सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ऐसे बात नहीं बनेगी है। सेशन को लाइक के साथ साथ शेयर मार दो तेजी के साथ। और निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का मेहतर कहा जाता है, गजब क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 27 नंबर की देखो बात करेंगे साथियों, तो देखो जीवाणु एवं कवक। साथियों जीवाणु और कवक को प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। जीवाणु और कवक को साथियों यानी कि प्रकृति का मेहतर कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा सी आंसर होगा, क्योंकि साथियों ये अपघटक का कार्य करते हैं और ये जीवों, पेड़ पौधों और मृत शरीरों और भागों से भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए वेरी वेरी गुड। तो यहां पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 2। आगे प्यारे साथियों बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारा है 128 नंबर। देखिएगा 128 नंबर की बात करेंगे, वन्य जीव संरक्षण से कौन सा गैर सरकारी एनजीओ संबंधित है। एनजीओ मतलब संगठन की यहां पर बात की जा रही है। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड नेचर ऑफ फंड, है ना। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, WWF फॉर नेचर इंडिया, है ना। ये हमने पढ़ा है बहुत अच्छे ढंग से। तो देखिएगा 28 नंबर की बात करेंगे, आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या WWF फॉर नेचर भारत। क्लियर है ना। हाँ, इसकी स्थापना की गई थी, बात करेंगे साथियों 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। साथियों 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय कहां पर था, सबसे पहले था मुंबई में। अब कहां पर है साथियों, हाँ सबसे पहले जो है ना इसका मुख्यालय मुंबई में था, प्रेजेंट टाइम में मुंबई ही में ही है, ये चीज ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, ठीक है, ये हमें बहुत अच्छे ढंग से पता है। आगे प्यारे साथियों बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 129 की बात करेंगे साथियों, कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आ रहे हैं। कक्षा 3 की बुक में भी दे रखा है, जो सरकारी किताबें होती हैं उसमें भी क्वेश्चन दे रखा है बहुत अच्छे ढंग से। तो 29 नंबर की देखो बात करेंगे, सही आंसर हो जाता है कि क्या हो जाएगा, कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन संख्या सी राइट आंसर हमारे यहां पर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 130 नंबर की तरफ। निम्नलिखित में से किस गैस का उत्सर्जन यातायात परिवहन में सर्वाधिक होता है। चलिए आप लोग जानते होंगे, बहुत ही बेहतरीन है। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे विषाक्त गैस है ये वाहनों से निकलती है, आप लोगों ने देखा होगा, और सबसे विषाक्त गैस की कैटेगरी में इसको रखा गया है। CO यहां पर हमारा राइट आंसर अच्छे ढंग से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 131 नंबर की तरफ, कि रेडियोधर्मी प्रदूषण मापने की इकाई क्या है। रेडियोधर्मी प्रदूषण मापने की इकाई क्या है, तो देखो हमें पता होना चाहिए आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है ना। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, तो ये तो हमारा होने का नहीं है, और ना ही डी होगा, या तो ए होगा या फिर बी होगा, या तो ए होगा या फिर बी होगा। लेकिन देखो आंसर हो जाता है हमारा रोंटजन, यहां पर हमारा ए ऑप्शन सही आंसर अच्छे ढंग से हो जाएगा, ओनली 1। क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं साथियों, 132 नंबर की बात करेंगे। 132 नंबर क्या पूछा गया 132 नंबर में आप लोगों से, कि हवा का एक तीव्र भंवर, हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, उसको क्या कहा जाता है, या फिर उसको क्या संज्ञा दी जाती है। तो देखो 132 नंबर की प्यारे साथियों बात करेंगे, आप लोग बोलेंगे सर दोनों होगा, बट ध्यान रखना दोनों नहीं होगा। आंसर हो जाते हैं यहां पर हमारा 132 ध्रुवीय भवमंडल,
ठीक है साथियों, ध्रुवीय भवंडर राइट आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा। ठीक है ना साथियों, आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन हमने कितनी बार पढ़ा है आप लोग मुझे बताओ। इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लंदन धूम्र पाया जाता है, तो देखो लंदन धूम्र पाया जाता है ग्रीष्म काल में, दिन में तो नहीं पाया जाता। ग्रीष्म काल में सुबह के समय, शीतकाल में दिन के समय, शीतकाल में सुबह के समय, जिसको कोहरे की संख्या दी गई है। और ऑप्शन संख्या 4 राइट आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा शीतकाल में सुबह के समय। शीतकाल में सुबह के समय इसे धूम्र में इस धूम्र में दृश्यता बहुत कम होती है, यानी कि बहुत कम दिखाई देता है, ऐसे आप लोग समझिएगा। आगे प्यारे साथियों बढ़ते हैं भाई 134 नंबर की तरफ। 134 नंबर है कि मिनीमाता रोग प्रदूषण जनित रोग है, जो परिणाम है समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने का। ठीक, 134 नंबर में की बात करेंगे ना, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या सी कि भाई औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 135 नंबर की बात करेंगे कि जल चक्र के अनवरत चलने का कारण क्या है। सूर्य की ऊष्मा जल को ऊष्मित करना, सूर्य की ऊष्मा का जल को वाष्पित करना, जल वाष्प का वर्षा के रूप में धरती पर आना, या फिर हमारा सरकारी वाला ऑप्शन सही होगा क्या। तो आप लोग गलती नहीं कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल भी गलती नहीं कर रहे हैं। आंसर हो जाता है सरकारी वाला ऑप्शन, यानी कि उपयुक्त सभी। अब देखो प्यारे साथियों बढ़ते हैं 136 नंबर की तरफ। 136 नंबर में क्या पूछा गया आप लोगों से कि सब्जी के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला आलू कौन सा है, जड़, फूल, फल या फिर तना। 136 है, आंसर हो जाता है भाई, आंसर हो जाता है तना। अरे भाई तना होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल तना हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर अच्छे ढंग से हो जाएगा। जबकि बात करते हैं अदरक, हल्दी, प्याज, ये भी तने ही है, उनका तना ही खाया जाता है ना। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं कि सीएनजी का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन संख्या यहाँ पे हमारा हो जाएगा ओनली 2। ठीक है, ओनली बी अपना सही आंसर इस बार हो जाता है। आगे प्यारे साथियों बढ़ते हैं भाई। हाँ बिल्कुल, आप लोग जानते होंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का जो प्रयोग किया जाता है वाहनों में प्रयोग किया जाता है। आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो गाड़ी है हमारी, ये सीएनजी पास है ना, सीएनजी पास है, पेट्रोल से भी है और सीएनजी से भी है। आगे बढ़ते हैं कि कीट भक्षी पादप जिसका मृदा पर कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है ना। कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है साथियों, तो नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। समझ रहे बात को, नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, नाइट्रोजन की कमी होती है ना। अब जो कीट जो खाते हैं, वह जो पौधे कीट को खाते हैं, क्यों खाते हैं, इसलिए खाते हैं क्योंकि वहां पर जो नाइट्रोजन कम है उसकी पूर्ति की जाए अधिक लेवल के तौर पर। ठीक है, तो नाइट्रोजन यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 139 नंबर की बात करेंगे, जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए, तो साथियों वह क्या कहलाता है ना। तो जब एक जीव दूसरे जीव को बिना हानि पहुंचाए लाभ प्राप्त करता है, उसको सहभोजी की संज्ञा दी जाती है, सहभोजी की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन संख्या बी राइट आंसर इस बार हमारा हो जाएगा। जबकि दो अलग अलग प्रजातियों में परस्पर लाभवर्धक संबंध सहजीविता कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या 1 यहां पर हमारा सही आंसर होगा। साथियों लाइक ठोक दीजिएगा भाई, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, फटाफट से लाइक ठोक दीजिएगा। 140 नंबर की बात करेंगे, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि इसमें अवशेषित कण है, यह सूर्य के निकटतम है, यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त होता है, इसमें ऊष्मा पैदा होती है। बोलिए, तो देखो बात करेंगे 140 नंबर की, आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या 3 कि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त होता है। इट मीन्स ऑप्शन संख्या सी राइट आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं 141 नंबर की तरफ कि भाई निम्न में से किससे साफ मौसम बनने में मदद मिलती है।
चक्रवात, पृथ्वी चक्रवात, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो, पृथ्वी चक्रवात से साफ मौसम बनने में मदद मिलती है, ठीक है, और पृथ्वी चक्रवात के केंद्र में उच्च वायुदाब बाहर, है ना, उच्च वायुदाब बाहर निम्न वायुदाब पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ साथियों 141 नंबर की बात करेंगे तो 2 ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर अच्छे ढंग से हो जाएगा। रिक्वेस्ट रहेगी सभी साथियों से कि सेशन को लाइक ठोक दो फटाफट से और शेयर मार दो तेजी के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो कि सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है। इससे भी कोई लड्डू क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या कि सिल्वीकल्चर साथियों किससे संबंधित है, कि वन एवं वन्य उत्पाद से, सिल्क से, फूल से, फिर उर्वरक से। 142 नंबर की बात करेंगे, सिल्वीकल्चर वन एवं वन उत्पाद से संबंधित है, यानी कि सबसे बड़ा वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर अच्छे ढंग से हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्लियर है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। बात करते हैं सेरीकल्चर और फ्लोरिकल्चर के बारे में। आप लोग बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं भाई, हमने आप लोग को कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ाए हैं, कराए हैं, तो भाई आप लोग उनको रिवाइज करते रहिएगा। और बात करेंगे साथियों 143 नंबर की, 143 नंबर की बात करते हैं। चलो, 143 नंबर हमारा क्या कहता है कि रेल परिवहन के लिए सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है। रेल परिवहन के लिए सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है। बहुत तेजी के साथ आप लोग इसका आंसर कर पाओगे, बिल्कुल जी हाँ। तो साथियों गोरखपुर हमारा आंसर होना चाहिए, क्या गोरखपुर हमारा आंसर होना चाहिए। लंबाई कितनी है इसकी? 1.33 किलोमीटर, 1.33 किलोमीटर, 1.33 किलोमीटर साथियों इस रेलवे स्टेशन की लंबाई है, ठीक है। क्लियर है ना? बिल्कुल, यह उत्तर पूर्वी जोन का मुख्यालय है। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं 144 नंबर की तरफ कि भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। भारत की 8वीं अनुसूची में साथियों सिर्फ और सिर्फ कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, ठीक है क्या? बिल्कुल साथियों, कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं शामिल हैं। उसमें कुल 14, हाँ प्रारंभ में कितनी थी साथियों? प्रारंभ में साथियों सिर्फ और सिर्फ 14 भाषाएं शामिल थी, ठीक है। और भारत की 8वीं अनुसूची में क्या भाषाएं इंक्लूड की गई? यानी कि 22 भाषाएं इंक्लूड की गई, ठीक है। और भारत की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि है। आगे बढ़ते हैं, देखो अच्छा खासा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, बहुत सारे साथी इसको गलत करेंगे मुझे पता है साथियों। राजकीय वृक्ष पता है कौन सा है? अशोक है, अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु की बात करेंगे, बारहसिंगा। राजकीय पुष्प यानी कि राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो सारस है, या फिर क्रोंच भी इसको बोलते हैं। पुष्प प्लास या फिर टिश्यू है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ पे बढ़ते हैं 146 नंबर की तरफ, 146 नंबर की बात करते हैं। देखो 146 नंबर की बात करेंगे कि पर्यावरण अध्ययन की अंत्य विषय प्रकृति पर्यावरण मुद्दों को डैश द्वारा संबोधित करती है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। या फिर हमारा सी और डी ऑप्शन क्या कहता है, ध्यान से देखो कि विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो जी हाँ, इसी ऑप्शन को हम देख रहे थे कि विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। चलो आगे देखो बढ़ते हैं भाई, अच्छा खासा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते रहिएगा और बाद में आप लोग को आंसर करना होगा। देखो कि पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे? बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। और आगे बढ़ते हैं भाई, और आगे बढ़ते हैं कि इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो देखो फाइनली पहला दूसरा और तीसरा की बात करेंगे, 47 नंबर की बात करेंगे। पहला दूसरा और तीसरा ना हो करके पहला दूसरा और चौथा सही आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, गलत है ये, जबकि धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, ठीक है।
तो 2 ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही आंसर अच्छे ढंग से हो जाएगा। बात करेंगे 148 की। भाई सेशन को लाइक ही क्यों नहीं कर रहे आप लोग हैं? सेशन को लाइक ठोको फटाफट से, और एक बार शेयर भी कर दीजिएगा कि समूह कार्यालय या फिर समूह कार्य, सॉरी फॉर दैट, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्ति विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? अब आप लोग बोलेंगे सर ऑप्शन भी ले लीजिएगा डियर। ऑप्शन ये आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत हैं। दत्त कार्य, कागज पेंसिल परीक्षण, मौखिक प्रश्न या फिर निर्धारण मापनियां। तो भाई सीधी सीधी बात है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाता है 48 नंबर की बात करेंगे मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लो दोबारा से, आप लोग के माइंड में आ रहा होगा सर दत्त कार्य होगा, लेकिन दत्त कार्य नहीं होगा। अगेन इसको आप लोग देखिएगा कि समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो देखो आंसर हो जाता है यहाँ पे हमारा मौखिक प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे हमारा 149 नंबर की बात करेंगे। इसके बाद साथियों हमारे पास ओनली 1 क्वेश्चन और बचा है। 30 क्वेश्चन हम करते हैं रोजाना शाम के नंबर में, शाम 7 बजे रोजाना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रक्षेपण विधि की सीमाएं हैं। चलो बताओ, यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में परीक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाता है डी ऑप्शन। यहां पे डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब देखो बात करेंगे 150 नंबर की कि निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। क्या पूछा गया आप लोगों से? आप लोगों से यह पूछा गया साथियों कि निरीक्षण विधि की विशेषता प्यारे साथियों नहीं है। बोलो। तो भाई यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। इसी ऑप्शन को हम देखना चाह रहे थे और यही आंसर यहाँ पे हमारा फाइनली हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो बहुत अच्छा लगा भाई सेशन करके, और आप लोग समझ रहे होंगे कि भी सेशन बिल्कुल ही अच्छा था। तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब क्लास के अंत में बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग का 30 में से स्कोर कितना रहा। क्लास नंबर 1 है हमारी ये, और 30 में से आप लोग का स्कोर कितना रहा। दूसरी बात आप लोग को बताना होगा कि सेशन आप लोग को कैसा लगा फाइनली। ठीक, चलिए तो मिलते हैं फिर। ख्याल रखिएगा अपना और लगातार पढ़ते रहिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।